बात है सन 1966 की। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी भर अनाज को तरसने लगे थे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मारकर भी खाने लगे थे। एक गांव था माधवपुर। जब पूरे देश में अकाल फैला था तो माधवपुर भला इसकी चपेट से कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल माधवपुर के लोग अकाल के समय में दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो जैसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा, पर चूंकि 1965 और 66 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुचा अनाज था लोग वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वो समय ही ऐसा था जब ना तो मोबाइल फोन था और ना ही टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में महीनों का समय लग जाता था। माधवपुर गांव के मुखिया के यहाँ मनोहरपुर गांव के रहने वाले भुवन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वो तो गनीमत थी कि भुवन के गांव में अभी तक खाने भर का अनाज बचा हुआ था, इसलिए भुवन और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन भुवन ने सोचा क्यों न मैं अपनी बहन के घर से हो आऊं, और यही निश्चय करके अपनी बहन के घर को रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब भुवन ट्रेन से माधवपुर स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही भुवन के शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन एकदम वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी कब्रिस्तान में उतर गया हो। कहीं पर एक परिंदा भी नहीं था। भुवन का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कि कहीं अकाल के चपेट में उसकी बहन का गांव माधवपुर भी तो नहीं आ गया। फिर भी हिम्मत करके वो स्टेशन से बाहर निकला। बाहर भी खूब अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं भी रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रहे थे। मन में डर और घबराहट के साथ भुवन माधवपुर की ओर बढ़ चला। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई हो या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसे माधवपुर के घर दिखाई देने लगे। पर आश्चर्य कि पूरा स्टेशन जहां वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वहीं माधवपुर का हर घर बिल्कुल रोशन था। इसका मतलब ये था कि माधवपुर में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए भुवन अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर बढ़ा और चलता हुआ बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, सब खत्म हो गया। पर भुवन इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बैठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें किसी शून्य को निहार रही थी। वो बातें कर रहे थे पर भुवन के साथ होकर भी वो उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा, तुम इतनी रात को आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। और उसके लिए वो खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का एक पेड़ था। भुवन बारामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों
पर सब उसे घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। भुवन की बहन ने उसके सामने खाने की थाली रख दी, सिर्फ रोटी और नमक। आकाल के समय थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफ़ी थी, पर भुवन ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू ही ला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूँगा। जैसे ही भुवन ने नींबू तोड़ने की बात की, उसकी बहन ने बारामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बारामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। भुवन को तो काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसके शरीर का सारा खून सूख गया। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में धसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसने भुवन को खा जाने वाली नजरों से देखती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी भुवन की ओर लपके। भुवन ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। भुवन उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो भुवन ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर एक सवाल था। भुवन ने सोचा कि एक बार वो फिर जाकर देखेगा कि जो उस रात हुआ था, उसने जो कुछ भी देखा था, क्या वो सच था या सिर्फ उसका वहम। वो फिर अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर चल दिया और रास्ते में उसने जो भी देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। माधवपुर के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की सगाड़ से भरा हुआ था। अपनी नाक बंद किए हुए भुवन बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहलहा रहा था वो सूखा पड़ा था, पर बारामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने रात में उसे रोटी परोसी थी। उसने देखा वो थाली कंकड़ों से भरी हुई थी। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों के मृत शरीर मिले। सबकी आंखें गड्ढे में धसी हुई थी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। अब भुवन को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ में आया। उसने सच में अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन क्या वो तेरे को बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर, राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है
किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना। इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर, जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहां जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी
खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में जरा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।